नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज और 10 बजे 10 रिपोर्ट में अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराऊंगा दिन भर की 10 अहम खबरों से। सबसे पहली खबर क्या है, सीधे आज उसी का रुख करते हैं। पहली खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिससे आपके दूध के दाम अब महंगे हो गए हैं। आज जो है चाय यानी सांची दूध कंपनी ने दूध की सभी प्रोडक्ट्स के जो है वो दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद आज से शाम से आपकी चाय भी महंगी हो गई है, साथ ही आपके सांची के दूध भी महंगे हो गए हैं। लस्सी के शौकीन हैं अगर आप, तो वो भी महंगे हो गए हैं। बता दें कि सांची दूध संघ ने अपने 13 प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। संघ के मुताबिक प्रति लीटर में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अब चाय स्पेशल सांची दूध 50 रुपए की जगह 52 रुपए में मिलेंगे, जबकि टोन्ड मिल्क की कीमत 52 से बढ़कर 54 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस खबर से आप परेशान भी होंगे। फुल क्रीम दूध की कीमत भी अब 64 रुपए से बढ़कर 66 रुपए हो गई है। टोन्ड मिल्क की कीमत जैसा हमने बताया 52 रुपए से बढ़कर 54 रुपए हो गई। ये दूध जो है सबसे ज़्यादा इसी की खपत होती है। सांची दूध की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। 13 प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर के जो है वो बढ़ोतरी की गई है और चाय स्पेशल सांची दूध की कीमत अब 50 से 52 रुपए, टोन्ड मिल्क 52 से 54 रुपए, यानी कि हर प्रोडक्ट्स में जो है वो 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी राजधानी भोपाल से है। राजधानी भोपाल में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिपलानी इलाके में कुछ कुकुन धर्म की जो महिलाएं हैं, क्रिश्चियन धर्म की महिलाएं, इन्होंने धर्मांतरण करने के लिए लोगों के बीच प्रचार किया था। इन्होंने पिपलानी इलाके में शिवनगर और आनंद नगर में रहने वाले परिवारों को धर्मांतरण के एवज में 20 लाख और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दबाव बनाया। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि इस तरीके की जो धर्मांतरण की खबरें हैं ये हम आमतौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नहीं देखते हैं। लेकिन महिलाओं ने लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए प्रभु यीशु के बारे में जब बात की, इसको आम लोगों ने देखा, इन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा है कि ये जो महिला है जो इस धर्मांतरण का प्रचार कर रही थी, उनका कहना था कि पाप को कौन क्षमा करेगा, ईश्वर के राज्य में कैसे जाना है, कैसे तमाम बातों को लेकर लोगों को गुमराह किया गया। सब कुछ उन्होंने कहा कि यीशु के शरण में चले जाइए, आपकी जो है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। महिलाओं की बातें सुनकर कुछ लोगों ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने फिर स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पिपलानी नगर थाने के एसआई संतोष रघुवंशी ने बताया है कि शिकायत के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिलाएं वहां पर पर्चा बांट रही थी। आपत्तिजनक पोस्टर जब्त कर सील किए गए और अब मामले की जांच की जा रही है। धन प्रचार से संबंधित दस्तावेज और कुछ पोस्ट भी बरामद हुए हैं और क्या कह रहे हैं अधिकारी, पहले वो सुनिए। नहीं, आपके नहीं बटना, आपके नहीं बटना, आप महिला है, आप बिल्कुल नहीं बटेंगे। आप अपने चर्च में आके निपटाइए और नहीं तो फिर गलत होगा, ठीक है ना? आप जाइए, अन्यथा अगली बार गलत होगा। नहीं, महिला नहीं, हम उनकी एक्शन करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अगली बार ये पर्चे ईसा मसीह तुम्हारा इतना। तो घटनास्थल पर तस्दीक की गई तो वहाँ पर महिलाएं जो है पंपलेट बांट रही थी और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे 2 पुरुष थे, जो पुरुष के नाम थे चंद्रभान और बदा प्रसाद। ये लोग चले गए हैं। महिलाओं से पूछताछ की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि चंद्रभान और बदा प्रसाद इनको लेके आए थे और उनके पास से कुछ पंपलेट, कुछ बुकलेट जब्त की गई है और FIR करके नोटिस पे छोड़ने का अपराध था, तो नोटिस। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हार की समीक्षा करने के बाद पार्टी में जो बदलाव हो सकते हैं उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि PCC चीफ दीपक बैज को केंद्रीय हाईकमान ने फ्री हैंड दे दिया है। अब संगठन में क्या कुछ बदल सकता है, तस्वीर कैसी बन सकती है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में लगातार 2 चुनावों में खराब प्रदर्शन करने के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए भी हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने के बाद भी कांग्रेस को महज 1 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक राजनांदगांव में पंजा नहीं जमा सके। ऐसे में एआईसीसी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन भी किया था और इस समिति ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अगुवाई में लगातार 4 दिनों तक प्रदेश भर का दौरा भी किया। पिछले दिनों रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी शामिल हुए। संगठन में बदलाव की संभावनाओं पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि जिस जगह पर परिणाम अच्छा नहीं आया है उस जगह पर बदलाव किए जा सकते हैं। तो इस पर हाईकमान को निर्णय लेना है। जहाँ जहाँ कार्य अच्छे हुए हैं, एक परिणाम अच्छा आया है, वहाँ पर के लिए क्या नीति बनाई जाएगी, और जहाँ पर परिणाम खराब आए हैं हो सकता है वहाँ पर कहीं परिवर्तन तो होते रहता है, और हो सकता है इसको भी देखते हुए परिवर्तन किया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट हाईकमान को सौंप दी है और कांग्रेस केंद्रीय हाईकमान ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को संगठन को दुरुस्त करने के लिहाज से फ्री हैंड दे दिया है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में 1 दर्जन से भी ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदला जाना है, जिनकी लोकसभा चुनावों के दौरान कम सक्रियता थी। साथ ही महिला कांग्रेस और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। उधर कांग्रेस कमेटी में होने वाले इन बदलावों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में जूतम पैजार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में न नियत है, न नेता है और न ही कोई काम। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जूतम पैजार तो लगातार चल ही रहा है। लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा के लिए बैठक हुई, वहां पर भी उसी तरह से उनके बीच आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला, एक दूसरे की पोल खोली गई। तो ये तो चलेगा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है, न जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस की बची है। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल समीक्षा करता है, संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में किस स्तर पर बदलाव होते हैं और इससे संगठन को कितना बल मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए, कांग्रेस की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी ये तो कांग्रेस अपने मंथन करके तय कर लेगी, लेकिन राजधानी रायपुर में विद्युत विभाग की जो लापरवाही है उसकी स्थिति कब बदलेगी, इसकी सुध कौन लेगा। भयानक गर्मी के बाद अब मानसून ने दस्तक दी है। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर पानी बिछा रहता है, जमा हो जाता है, लेकिन उन पानी के बीच में से जो बिजली के खंभे हैं उसमें ट्रांसफार्मर का जो डब्बा है वो खाली पड़ा है, उसके जो दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं। बहुत गंभीर हादसों को वो आमंत्रित कर रही है, लेकिन उसके बावजूद विद्युत विभाग का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। हमने पड़ताल की है, बहुत मुस्तैदी से एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। हुआ है ना, होता भी कभी, जैसे कि धुआं मार रहा था बार बार। हादसों को दस्तक देती लापरवाही की इन तस्वीरों को देखिए। बरसात के मौसम में राजधानी रायपुर में बिजली के खुले पैनल बॉक्स बड़ी घटना को दस्तक दे रहे हैं। विस्तार न्यूज के कैमरे पर कैद रायपुर बिजली विभाग की लापरवाही की इन तस्वीरों को देखिए। बरसात के मौसम में बिजली के पैनल बॉक्स खुले हुए हैं, ढक्कन गायब है। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन बिजली विभाग है कि तमाम जिम्मेदारों को मानसून का लुत्फ उठाने से फुर्सत ही नहीं। जागृति नगर, लोधीपारा, देवेंद्र नगर, भनपुरी और सिमरन टावर, हर इलाके में लापरवाही की तस्वीर एक जैसी ही है। तो सामाजिक तत्व लोग तोड़ भी देते हैं, कभी हवा हुआ खुल जाता है, तो उस जैसी जानकारी आता है उसको अपन रिपेयर तो करते हैं, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर बदला भी जाता है। और संज्ञान में लाए हैं तब अगर आपके जानकारी में होगा स्पेसिफिक तो जानकारी दीजिए, अपन ठीक करवाते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही से हर साल हजारों आम निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। बिजली का झटका लगने से देश में हर दिन 34 लोगों की मौत होती है। पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख लोगों ने बिजली के झटके लगने के कारण अपनी जान गंवाई है। हर साल 11,000 मौतें सिर्फ बिजली के झटके से होती है। 2022 में यह आंकड़ा 12,492 के पार पहुंच गया था। ऐसे में शहर में ट्रांसफार्मर के खुले पैनल हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। रायपुर में कई इलाकों और चौक चौराहों पर पैनल बॉक्स खुले पड़े हैं, वहीं कुछ के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। खुले होने की वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन पर किसी अधिकारी की नजर नहीं है, मगर लापरवाही का आलम देखिए। अब तक ना तो इन्हें ठीक कराया गया और ना ही टूटे हुए दरवाजों को बदला गया है। वैसे तो विद्युत विभाग बिजली चोरी करने के लिए हर रोज चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा को लेकर विद्युत विभाग लापरवाह नजर आता है। हाँ, और कभी कुछ घटना सकता है ना, बहुत बड़ा हो सकता है कि मेन है बच्चे, यहाँ पर पड़ोसी सब बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे सब रहते हैं, यानी कि
हुआ है ना, होता भी है कल, जैसे कि धुआं मार रहा था बार बार। कल धुआं मार रहा था। कल धुआं मार रहा था बारिश की वजह से, तो हम लोग भगते हैं यहाँ से। रायपुर में गली गली खुले बिजली के पैनल बॉक्स से मौत झांक रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में कई जगहों पर बिजली बॉक्स खुले होने से मौतों का आंकड़ा सामने आया था। इस लापरवाही से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी खतरा है, क्योंकि कई जगह ट्रांसफार्मर के पास गाय भी बैठी रहती हैं। अब उम्मीद तो यही है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद विद्युत विभाग की आंखें खुलेंगी और व्यवस्थागत कमियों को दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद रायपुर में जो है विद्युत विभाग की आंखें खुलेंगी और जितने भी पोल के खंभे, बिजली के खंभे आपने देखे हैं जो उस तरीके से खुले पड़े हुए थे, उस पर जो है मरम्मत का काम किया जाएगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये भी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मैदान क्लब के बाद अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी बंद होने जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने बजट को भी शून्य कर दिया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर अब सियासत जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि ये जो आयोजन है, ये जो खेल का आयोजन है, ये कांग्रेस की सरकार में किया गया था। अब लो है इस पर, इसको बंद किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। क्या कुछ पूरी खबर है, कहानी है इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को देखिए। राजीव मैदान क्लब के बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा बंद। साय सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बजट को किया शून्य। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार। 25 करोड़ रुपए था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का बजट। 16 खेलों का 4 स्तर पर होता था आयोजन। 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की हुई थी घोषणा। स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए होता था आयोजन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। इस ओलंपिक में 16 खेलों को शामिल किया गया था जो 4 स्तर पर आयोजित होते थे। स्थानीय स्तर के बाद ब्लॉक, फिर जिला और उसके बाद राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन होता था। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी की सरकार ने इसे लेकर बजट को शून्य कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक एक बढ़िया पहल थी भूपेश बघेल सरकार की। उससे हर गांव के जो प्रतिभाएं हैं, हमारी जो छत्तीसगढ़िया खेल संस्कृति थी, वो उसमें प्रतिभाएं निखर के आ रही थी। उनको अब इस सरकार आने के बाद बंद कर दिया गया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, तो उनको आगे आने का अवसर नहीं मिलेगा। हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर हो रही चर्चा के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी भी इस आयोजन को लेकर तर्क दे रही है। बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेलों को प्राथमिकता दी जाती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अभी फिर सवाल है साहब, हमारा उत्तर आएगा तो उसको देखिएगा, नए तथ्य सामने आएंगे। अब अभी से हम बता नहीं सकते कि क्या सवाल है, लेकिन सवाल इस सत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे और जब तक हम उसको परिणाम तक नहीं ले जाएंगे तब तक सवाल लगते रहेंगे, क्योंकि उसमें कैसे कन्वर्जेंस हुआ है छत्तीसगढ़ ओलंपिक का पैसा और राजीव मैदान क्लब का पैसा, दोनों पैसा एक ही जगह खर्च हुआ है। ये जब तक साबित नहीं होगा और दोनों के पैसे का हिसाब किताब क्या है, तब तक ये चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में नाम बदलने और योजनाओं को बंद करने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले राजीव युवा मैदान क्लब, गौठान योजना के साथ ही अन्य योजनाओं को बंद किया गया। अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद करने की बात कही जा रही है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अपना तर्क दे रही हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार खेलों को बढ़ावा देने प्रदेश की शासन सरकार क्या फैसला लेती है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको लिए चलता हूं मैं ग्वालियर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। ग्वालियर में 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दिल्ली के जैसे निर्भया कांड हुआ है। हैवानियत की गई है। नाबालिग छात्रा से एक महिला और उसके 3 साथियों ने बेरहमी से मारपीट की। छात्रा को फावड़ा में ले गए, डंडे से पीट कर उसका पैर जो है वो तोड़ दिया। पीड़ित छात्रा की बहन ने यह आरोप लगाया है कि आरोपियों ने छात्रा के कपड़े उतारे और फिर हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया था, आप समझिए, और महिला ने ही सबसे पहले मारपीट शुरू की। मासूम दर्द से कराती रही। पैर पर प्लास्टर जो बंधी हुए थे उसे मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची
और वहां उसने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जीत कुशवाहा भगवती देवी का पति है। उसने मेरी बहन को रास्ते में साइकिल पे जा रही थी, साइकिल पे जाते जाते आगे निकल गई थी, डंडा मार के सिर पे और मेरी बहन को पटक लिया और फिर उसको बहुत मारा डंडों से। उससे कुल्हाड़ी के जो बैटा होता है ना, उस बैटे से उसको मारा और उसको मेरी बहन को इतना मारा, उसके पैरों में, वो भाग भी रही थी ना उठ के, तो उसके पैरों में हाथों में बहुत मार रहे थे। थाना क्षेत्र से एक जो है कायना एक नाबालिग छात्रा है, उनके पड़ोसियों का झगड़ा हो गया था। उस पर से दोनों पक्षों द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। चूँकि छात्रा के साथ में मारपीट ज़्यादा की गई है, उसके पैर वगैरह शरीर में चोटें ज़्यादा, फ्रैक्चर हो गया, तो उस संबंध में वो कड़ी कार्रवाई के लिए, चूँकि जिन सेक्शनों में किया गया है वो धाराएँ, उनका कहना यह है कि छोटी धारा है, थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें जाके उसके हालात देखकर उसका फिर से मेडिकल परीक्षण कराएं और धारा बढ़ाकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। 10 बजे 10 रिपोर्ट में अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है वो महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। सावन से पहले महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मंगलवार को उज्जैन महाकाल मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में मंगलवार को नई दिल्ली में मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। मंत्री गडकरी ने प्रदेश भर में 100 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। उज्जैन महाकाल मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट 1762 किलोमीटर लंबा होने वाला है और इसमें मोनो केबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है। यह अपने आप में बहुत नई तकनीक है और इसी तकनीक के साथ जो है इस बार महाकाल मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट का जो है वो निर्माण किया जाना है। करीब 64,000 श्रद्धालुओं को इस रोपवे प्रोजेक्ट से जो है वो सीधे लाभ मिलने वाला है, उनको उनकी सुविधा मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि यात्रा के समय में लगभग 75% का जो समय है वो कम हो जाएगा इस रोपवे प्रोजेक्ट के बनने के बाद। यानी 25 से 30 मिनट की जो यात्रा है मौजूदा समय में वो घटकर 7 मिनट में जो है वो यात्रा पूरी कर ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 3 स्टेशन और 13 टावर भी शामिल हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए एक तेज और आरामदायक अनुभव भी जो है इस रोपवे से मिलने वाला है। तमाम तरीके की सुविधाएं इस रोपवे प्रोजेक्ट में जो है वो लगाई गई हैं, दी गई हैं, जिससे कि जो वहां पर लोग जाते हैं उनको आराम मिल सके। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और आपको जरा हाल बताते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में कोई खास करतब करके दिखाया नहीं है और अब बीजेपी समीक्षा के दौर में पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में। और जब भी समीक्षा होगी तब जो है सियासत तो होती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की समीक्षा बैठक में क्या कुछ चल रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी चुनाव के नतीजों की समीक्षा में जुटी है। रविवार को यूपी के चुनाव के नतीजों की समीक्षा की बारी थी। यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की राजधानी लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ मंथन के मंच पर आए और अपनी बात रखी। इस दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के यूपी में खराब प्रदर्शन की वजहों पर बात हुई, तो वहीं भविष्य के लिए रोड मैप भी बनाया गया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। देखिए, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब से बनी है तब से संगठन ही है और ये संगठन की ही पार्टी मानी जाती है। हम एक कैडर बेस्ड संगठन है, 24/7 काम करने वाले संगठन है और संगठन सर्वोपरि है। 1900 बाद की जो भी सरकारें बनी हैं उस संगठन के द्वारा ही निर्माण की गई हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। इसलिए संगठन सर्वोपरि है और ये बात शाश्वत सत्य है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी ये शाश्वत सत्य रहेगा। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमजोर स्थिति के बाद और हाल ही में एक दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में सरकार बड़ी या फिर संगठन। इसको लेकर अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। हालांकि पार्टी के अंदर के लोग ये जरूर कह रहे हैं कि हर पार्टी के लिए संगठन सबसे बड़ा होता है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी से ही हुआ था। एनडीए को उत्तर प्रदेश की 80 में से इस लोकसभा चुनाव में केवल 36 सीटें ही मिल पाई।
जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार अकेले ही 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। इससे साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। गौरतलब ये भी है कि आज राजधानी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए थे। इस मुलाकात के सियासी गलियारों में बहुत से अब मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त बीजेपी के अंदर का माहौल है, अगर उसे समय रहते नहीं सुधारा गया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए बिना वक्त गवाए आपको सीधे लिए चल रहा हूं बिहार, क्योंकि बिहार में बहुत बड़ी घटना हुई है। कानून व्यवस्था बदमाशों और आरोपियों को पर नकेल कसने में बिहार में बिल्कुल पूरे तरीके से नाकाम नजर आ रही है। बिहार में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सवाल किससे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। बिहार में कानून व्यवस्था का हाल क्या ही बताएं। खुद कानून बनाने वालों का परिवार भी अब बिहार में अपराधियों और बदमाशों से सुरक्षित नहीं है। मंगलवार सुबह मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव दरभंगा जिले के जीरत गांव में उसी घर में मिला जहां वो अकेले रहा करते थे। इस हत्याकांड के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है वो पूर्व मंत्री के पिता थे, मुकेश सहनी के पिता थे। वही मुकेश सहनी जिनको आपने लोकसभा चुनावों के दौरान तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखा होगा। पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये हत्या चोरी का विरोध करने को लेकर हुई है। तो वहीं मुकेश सहनी के मामा का कहना है कि इस घटना में गांव के लोगों का ही हाथ है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और दावा कर रही है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। इधर पिता की हत्या की खबर सुनते ही मुकेश सहनी भी आनंद फानंद में बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है और मुख्यमंत्री ने उनको त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल बात तो ये भी है कि मंत्री के पिता की हत्या हुई है तो महकमे में खलबली मच गई है। पुलिस ने कहा था कि 8 घंटों के भीतर इस मामले का उद्बोधन कर लिया जाएगा और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द खुलासा होना भी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सच तो ये भी है कि मौजूदा समय में बिहार में मच्छर और इंसान में कोई खास फर्क बचा नहीं है। अभी 13 जुलाई को ही मुंगेर में बीच सड़क पर दिन दहाड़े 2 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। राजधानी पटना में 2 मासूमों की आंखें फोड़कर पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई और फिर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया। पटना के ही दानापुर में शादी समारोह के बीच एक मामूली विवाद पर 2 बारातियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर बात तो यही है कि मच्छर और इंसान बिहार में अब एक जैसे हो गए हैं। आए दिन हत्याओं की ऐसी वारदातों से अखबारें पटी हुई हैं, लेकिन बिहार की रेंग रही कानून व्यवस्था के सुध कोई नहीं ले रहा। बिहार में नृशंस हत्याओं का दौर आखिर कब रुकेगा, इस बात का जवाब ना तो सुशासन बाबू के पास है, न ही सुशासन बाबू के वर्दीधारियों के पास। हालांकि मंत्री के पिता के हत्याकांड पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तेजस्वी यादव इस हत्याकांड के बाद बिहार में आतंक राज की बात कह रहे हैं। रोहिणी आचार्य इसे राक्षस राज कह रही हैं और इन सब के बीच बिहार की जनता की वो उम्मीद अब आखिरी सांसें गिन रही है, जिसमें एक उम्मीद थी कि एक ऐसा दिन आएगा कि बिहार की सड़कों से मौत का आतंक खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को ये बात कौन बताए कि शासन बचाने में और सुशासन बचाने में फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीधे बता देते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ
अब जो है आंदोलन छेड़ दिया है, यानी कि मध्य प्रदेश में अब झोलाछाप डॉक्टरों की खैर नहीं, डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसके आदेश मोहन सरकार ने दे दिए हैं। प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसिए, उनको नियंत्रित कीजिए और आवश्यक कार्रवाई जो भी जरूरी लगे वो कीजिए। झोला छाप चिकित्सकों के संस्थानों पर तत्काल जो है वो प्रतिबंध भी लगाया गया है। तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, उनके जो भी क्लिनिक्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। चलिए 10 बजे 10 रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।